चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। तो बताइएगा कि यहाँ पर जो भारत और इटली के बीच होने वाले जो व्यापार, इसकी जानकारी जो मिलती है हमें कहाँ से मिलती है। चलिए बहुत अच्छे, मतलब कठिन से कठिन क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने बहुत ही आसानी से दे दिया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, नेचुरल हिस्ट्री। याद रखिएगा कि नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ से हमें पता चलता है कि भारत और इटली के बीच जो आपका व्यापार की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। जिसकी रचना किसने की थी, प्लिनी ने। किसने, तो इसकी जो रचना किया है, नेचुरल हिस्ट्री की जो रचना किया है वो किसने किया है, तो आपके यहाँ पर याद रखिए प्लिनी। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि आपसे निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबारी से या दरबार से संबंधित था। तो ये बताइए महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित इनमें कौन सा था, उतवी, फिरदौसी, अलबरूनी या सभी। यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा पूछा गया है महमूद गजनवी के दरबारी, और दरबार में कह सकते हैं इतिहासकार भी थे, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रकार से आपके विद्वान भी थे, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये सभी आता, उतवी भी थे, फिरदौसी भी थे और अलबरूनी, ये आपके सभी यहाँ पर थे, ठीक है ना। यहाँ पर उतवी से क्वेश्चन आपका बनता है, तो उतवी भी आप कह सकते हैं तारीख यामनी नामक कह सकते हैं एक पुस्तक इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। वहीं पर आपकी फिरदौसी ने क्या लिखा है, शाह नामक किसने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है। और अलबरूनी ने क्या लिखा है, तो आपकी किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी। तो देखिए डेट आपकी है 20 जून 1756, और याद रखिए ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी, जो कि लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ चुका है। बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को, कितने, 146 लोगों को बंद कर दिया गया था, जिसमें से यहाँ पर आपके मात्र 23 लोग क्या जिंदा बचे थे। इसे ही ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कही जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब यहाँ पर किया था। चलिए 4 का ऑप्शन देना है, और यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है, गांधी जी से क्वेश्चन तो आने ही आने, है ना। और 2 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो चलिए यहाँ पर 12 मार्च बिल्कुल सही है। 12 मार्च आपका कौन सा दिया गया है, यहाँ पर आपका डी नंबर है। 12 मार्च 1930 को यहाँ पर महात्मा गांधी ने ये दांडी यात्रा आपकी प्रारंभ किया था, जो कि साबरमती आश्रम अर्थात आपके अहमदाबाद से। क्लियर है ना। कितने लोगों के साथ, तो 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी गए थे, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर, जो कि नवसारी जिला पड़ता है गुजरात में, वहां पर नमक कानून तोड़ा था, ठीक है ना। और सविनय अवज्ञा प्रारंभ यहीं से कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य इनमें से कौन था। चलिए यहाँ पर 5 को जवाब देना है। हमने महात्मा बुद्ध और आपके यहाँ पर जो कह सकते हैं महावीर स्वामी, इनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, तो वहां पर हमने इसके बारे में डिटेल में बता दिया है। यहाँ पर जवाब भी आ रहे हैं। प्रथम शिष्य थे जमाली, है ना। जवाब हो जाए कौन सा, ऑप्शन आपका बी नंबर। और याद रखिएगा प्रथम जो आपके कह सकते हैं महावीर स्वामी के जो दुश्मन भी थे, है ना, दुश्मन कह सकते हैं कि विरोधी, है ना। महावीर स्वामी के प्रथम विरोधी भी कौन थे, तो आपकी जमाली, जो कि कह सकते हैं इन्हीं के क्या थे, तो आपके प्रथम शिष्य थे, और यही इनके क्या दामाद भी थे, है ना। यही इनके क्या दामाद भी थे, है ना। चलिए मतलब कह सकते हैं इनकी जो पुत्री थी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शना। प्रियदर्शना के साथ इनका विवाह हुआ था, है ना। और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक आपके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल जवाब सही है दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर जवाब आ रहा है, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए यही वो पुस्तक है जिसमें से आपके भारत की प्रति व्यक्ति आय को गणना की गई थी। भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना आपकी किया था दादा भाई नौरोजी ने, आपके मात्र 20 रुपए इन्होंने आंका था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया। याद रखिए गोपनीय समिति नाम क्या है, अभिनव भारत, है ना। कब हुआ था, 1904 में, और किया था किसने, तो आपके वीडी सावरकर। वीडी सावरकर की बात करते हैं तो इनका फुल नाम होता है क्या, विनायक दामोदर सावरकर, है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग की संगठन का एक अग्रदूत था। चलिए रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग के संगठन का अग्रदूत था। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा 8 नंबर में, तो आपका भी भारतीय राष्ट्रीय फौज, है ना। क्या, भारतीय राष्ट्रीय फौज आपका जवाब हो जाएगा, भारतीय फौज आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। और यही बाद में क्या हुआ कि आपके 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की यहाँ पर आजाद हिंद फौज का नाम यहाँ पर कर दिया, जो कि सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन
का नाम क्या था? तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, याद रखिएगा। ये अंग्रेजों के विरुद्ध आपका था, जो कि खान अब्दुल गफ्फार द्वारा प्रारंभ किया था। इसका नाम क्या है? यहाँ पर कह रहे हैं लाल कुर्ती आंदोलन है। तो जवाब बिल्कुल सही है, मतलब आपने सही से पढ़ा था, है ना, उस क्लास को, जिस क्लास में हमने यहाँ पर सब पूरे आंदोलन कवर किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर लाल कुर्ती आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? जो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार आपका एसोसिएशन था, इसका जो आरंभ हुआ था वो कैसे लोगों के लिए, किस प्रकार के लोगों के लिए यहाँ पर हुआ था? तो चलिए यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करिए। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है देवदासियों का, जनजातियों का, गरीबों का या विकलांगों का। तो जितने भी आपके एसोसिएशन हुआ करते थे समाज से सुधार, वो आपके देवदासी, मतलब 10 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। देवदासी जो कि हिंदू धर्म की एक प्राचीन प्रथा है। देवदासी द्वारा मंदिर में नृत्य किया जाता था। बाद में देवदासियों को धर्म और आस्था के नाम पर वैश्यावृत्ति के दलाल के रूप में धकेल दिया जाता था। मतलब पहले मंदिर में इनके क्या करते, नृत्य वगैरह करवाते थे, बाद में इन्हें वैश्या बना देते थे। तो इसी के लिए ये आपको कह सकते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन बना था। ठीक है, जो कि देखा जाए ये बहुत ज्यादा प्रचलित कहां पर, तो आपके दक्षिण भारत में ये आपका प्रचलित था। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे देवदासी का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, न्यूट्रॉन तारे जिसे हम लोग पल्सर तारा बोलते हैं, तो न्यूट्रॉन तारे जिसे हम लोग पल्सर कहते हैं के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिए जो भी न्यूट्रॉन तारा होता है ना, असीमित घनत्व का हो जाता है, और इसमें जो भी चीज जाती है वो इससे बाहर नहीं जा पाती, चाहे प्रकाश हो चाहे कुछ भी हो। ऐसे जो घटना होती है इसे क्या कहते हैं? तो ब्लैक होल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। या हम लोग इसे कृष्ण विवर कहते हैं। क्या इसे कृष्ण विवर के नाम से भी जानते हैं, या एस चंद्रशेखर नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर जो सीमा है यही है, इन्होंने खोज भी किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? ये आपकी कह सकते हैं 2020 में 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो देखिए बेंगुला धारा किस महासागर की है? ये आपके आंध महासागर की है। कौन से आंध महासागर? आंध महासागर मतलब होता है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर भी आपका 2 पार्ट में आपका डिवाइड है, उत्तरी अटलांटिक और आपका दक्षिणी अटलांटिक। तो इनमें से जो आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर है, जिसे हम लोग आंध महासागर कहते हैं, यहाँ पर आपके ठंडी जलधारा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण अटलांटिक महासागर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? यह अफ्रीका के पास आपका पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपके मरुस्थलीय स्थलाकृति से, है ना, ये मरुस्थलीय स्थलाकृति से संबंधित है आपकी मशरूम जो आपका दिया गया चट्टान। ठीक है, मतलब कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में बताया जाए तो पवन द्वारा कह सकते हैं मरुस्थल से खड़ी चट्टान के निचले भाग के जो अधिक अपर्दन हो जाता है उसे बोलते हैं छतुरीनुमा। आपने देखा होगा कभी जहां पर बालू काफी ज्यादा मात्रा में बिछी हो, है ना, फिर क्या होती है इसकी बालू उड़ती रहती है और एक ऐसी आकृति आपकी कुछ आपकी बन जाती है, ऐसे यहाँ किनारे की बालू उड़ जाती है तो एक छतरीनुमा बन जाती है, उसे बोल देते हैं मशरूम चट्टान। ठीक है ना, यहाँ पर कोई मशरूम नहीं है बल्कि एक आकृति बन जाती है मशरूम या कह सकते हैं छत्रक जैसे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? गिर नेशनल पार्क कहां पर है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? गिर मतलब गुजरात। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, गुजरात में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो बताइए उत्तराखंड में आपका कौन सा दर्रा नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड में कौन कौन दर्रे हैं? यहाँ पर आपका नीति, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 15 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। देखो यहाँ पर लिपलेख, नीति और मुलिंगला ये आपके उत्तराखंड में, लेकिन सिपकीला दर्रा आपके यहाँ पर नहीं है, है ना। सिपकीला दर्रा यहाँ पर आपका नहीं है, हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, इसी दर्रे से होकर जो आपकी नदी है ना, इसी से होकर निकल कर आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीन दर्रे आपके उत्तराखंड के हैं, लिपलेख, नीति और मुलिंगला, एक आपका माना दर्रा। ये आपके कहाँ से? उत्तराखंड से आपके हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मानव सूचकांक में शामिल किया जाता है? ये बताइए मानव सूचकांक में जो शामिल किया जाता है किसको शामिल करते हैं? तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर सतलज नदी। अच्छा, नदी को बताएं, सिपकीला दर्रा से ही जो सतलज नदी है आपकी सिपकीला दर्रा से ही प्रवेश करती है। ठीक है ना, भारत में। चलिए बताइएगा, कह रहा है यहाँ पर किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? याद रखिए मानव विकास सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय भी शामिल होती है ना, जीवन प्रत्याशा भी शामिल होती है और आपकी साक्षरता, मतलब 3 चीजें शामिल की जाती है मानव विकास सूचकांक में, अर्थात ये सभी यहाँ पर जवाब आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है वो कौन करता है? तो चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल जवाब सही है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके द्वारा
निर्धारण किया जाता है ना, जो कि आपके साख की मुद्रा को नियमित एवं नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर अर्थात डायरेक्ट कर इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर कौन सा होता है, जो आपका आयकर होता है ना, जो आयकर के द्वारा लगाया जाता है, ये कैसा होता है, ये डायरेक्ट टैक्स आपका होता है ना। इसके अंदर आपका आयकर हो गया, व्यय हो गया, संपत्ति कर, निगम कर, ये सब प्रत्यक्ष कर के ही क्या है, उदाहरण आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है आपकी। तो देखिए कह रहे हैं निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती आपकी नहीं है, कुल आय में से कटौती नहीं है। तो देखो शिक्षा ऋण पर जो आपका ब्याज है, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान है, आवास ऋण पर ब्याज, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, ये इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है। मतलब देखा जाए आयकर की गणना की कुल आय में से कटौती नहीं है किसमें, तो व्यक्तिगत ऋण पर जो आपका ब्याज होता है, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपका है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। देखो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यहाँ पर पहले बैंकों के यहाँ पर देखो 14 किए गए थे, फिर यहाँ पर आपके और बैंक आपके किए गए है ना, और इसके बाद यहाँ पर काफी बैंक हो गए। लेकिन अब क्या है, तो आप कहोगे कि 12 ही राष्ट्रीयकृत बैंक बचे हैं। कितने, अब वर्तमान में आपके 12 ही राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। आप लोग यहाँ पर 20, 19 वगैरह मत लगाइएगा, ठीक है, मात्र 12 लगाना है। तो ये बताइए राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य इनमें से क्या नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर जो दिया है शाखाओं का असीमित विस्तार, ये तो ठीक आपका है। बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, भाई बैंकिंग कारोबार का अगर संकेंद्रण कर देंगे, कमी कर देंगे, तो भैया क्या मतलब है, क्या ये आपका राष्ट्रीयकरण मतलब ये होगा क्या कि बैंकिंग कारोबार को कम कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण करना ये राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। वहीं पर आपके ग्रामीण प्राथमिक वाले क्षेत्र में प्रवेश होना, जमा राशियों की मात्रा में विस्तार करना, ये सभी है। लेकिन यहाँ पर जो बी नंबर है ये इसका काम नहीं है। कोई नहीं चाहेगा कि हमारी संस्था और भी छोटी हो जाए, ऐसा तो नहीं सोचेंगे, चाहेंगे कि हमारी संस्था और बड़ी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए यहाँ पर बताइए भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति। वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो का भी लाइक कर दिया करें, वीडियो का लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। चलिए बताइएगा भाई कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति यहाँ पर कह रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है 21 को, ऑप्शन सी, ये बलवंत राय मेहता समिति है ना। आपने कई बार पढ़ा है और हमने आपको पढ़ाया भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और ये जो आपकी समिति बनी थी, है ना, कब बनी थी, जो कि अध्यक्षता के किए थे तो आपके 1957 में, है ना, ये 1957 में समिति आपकी बनी थी। बाद में क्या हुआ, 73 नंबर का संशोधन हुआ, और उस 73 नंबर के संशोधन के तहत 1992 में पंचायती राज संस्था को एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर दी गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये बताइए जो संशोधन आपको है भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं, वो कौन से आर्टिकल के तहत आपका है। तो चलिए भाग 20 के यहाँ पर 368 में, कौन सा 368, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और संविधान में जो प्रक्रिया होती है संशोधन की, कहाँ से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और आर्टिकल 368 के तहत क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ये बताइए जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। यहाँ पर 23 का जवाब देना है, 23 नंबर में से राइट आंसर क्या बन जाएगा। तो चलिए 23 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, नंबर मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर देता है, क्या नियुक्ति राष्ट्रपति तो कर देता है, लेकिन राष्ट्रपति हटाता नहीं है। हटाते कैसे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत के माध्यम से ही इसे हटाया जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से 2/3 बहुमत पारित होने से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। अब यहाँ पर देखो कब पारित किया, कब बनकर तैयार हुआ, कब अंगीकृत किया, इन सभी शब्दों का प्रयोग एक ही आपके कह सकते हैं आंसर में किया जाता है। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर चलिए 26 नवंबर 1950 बोलेंगे या 26 नवंबर 1949 बोलेंगे। तो बताइए भाई जल्दी से 24 नंबर के जवाब दीजिए कि 26 नवंबर 1950 को लॉक कर दें या 26 नवंबर 1949 को लॉक कर दें। कौन सा जवाब यहाँ पर बनेगा, चलिए 49 कह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं बी नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा आपका 26 नवंबर 1949 को ये बनकर आपका तैयार हो गया था। इसे पारित करना बोलते हैं और इसे बोलते हैं अंगीकृत किया गया। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ अर्थात कब लागू हुआ था। तो चलिए 25 को ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 25 नंबर में आपके 1955 में देखो 1955 में कई ऐसे रूल आपके बनाए गए थे, जैसे आपके कोयला खदान जो आपके कार्य करते हैं उन लोगों के लिए रूल बनाया गया, हिंदू मुस्लिम माला बनाया गया, और आपके विवाह अधिनियम भी आपको इसी तहत आपको बनाया गया 1955।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः शैवाल कहते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है कैसे वर्ग आपके दिए गए हैं, यहाँ पर दिया क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः क्या कहते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा हरा शैवाल कहते हैं। जो क्लोरोफाइसी होते हैं ऐसे सदस्यों को प्रायः कैसे कहते हैं, हरा शैवाल कहते हैं। और ऐसे भी याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोफिल होता है वो आपका हरा होता है, तो हरा से आपको याद रखिए हरा शैवाल होते हैं जो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आपके आते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है, तो भैया समतल दर्पण तो आपका हो नहीं सकता है क्योंकि ये भी आपका अलग से एक प्रकार का है। तो यहाँ पर जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होते हैं गोली दर्पण के अंतर्गत आपके आते हैं। कैसे, गोली दर्पण के अंतर्गत के आते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल सही है। मान लो एक आपका यहाँ पर हमने ये पात्र लिया है ना, एक हमने ये लिया, अब इनमें से कोई चीज बनता रहेगा तो भैया रासायनिक परिवर्तन तभी तो बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर एक प्रकार से दूसरे प्रकार में जाएंगे तो परिवर्तन होगा और रासायनिक परिवर्तन होगा या नए पदार्थ बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि धातुओं को वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। तो बताइए भाई, कोई मान लो ये लोहे का आपका मतलब लोहा है और इसे क्या करना है, पीट पीट के एक शीट बनाना है ना। तो इस प्रक्रिया को बोलते क्या है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं आघातवर्धनीयता। क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी, या इसे बोलते हैं आघातवर्धनीयता। अर्थात इस चादर को और बड़ी कर देना पीट के, इसे बोलते हैं आघातवर्धनीयता बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पर्णहरिम जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, है ना, का मुख्य खनिज का आपका कौन सा है, मतलब आपकी जो पत्तियां होती हैं इस पत्तियों में जो आपका तत्व होता है कौन सा तत्व आपको मिलता है, इन पत्तियों में क्या मिलेगा, तो भैया मैग्नीशियम। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि मान लो अगर पत्तों को जला दिया जाए तो कौन सा तत्व आपसे बचेगा, तो बताइए कि कोई भी पत्ते आपके हैं अगर उन्हें जलाते हैं तो वहां पर क्या चीज मिलेगा, मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि पत्तियों में पाया जाता है मैग्नीशियम, है ना। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, 30 का ऑप्शन बन जाएगा बी, मैग्नीशियम आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अपने को संकट में डालना अर्थ क्या हो जाएगा, अपने को संकट में डालना मोहरे का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्कुल जवाब सही है, पहला ही पॉइंट हो जाएगा कि अपने को संकट में डालना मतलब होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, या आपने पढ़ा होगा आपने हमेशा। अगला है हल्दी घाटी के रचनाकार इनमें से कौन से हैं, तो हिंदी साहित्य भी पढ़ लिया करिए, है ना, हिंदी साहित्य की क्लासें दी गई हैं तो हिंदी साहित्य भी देख लिया करिए। हल्दी घाटी के पूछा गया रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो ये है आपके श्याम नारायण पांडे। कौन, श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना, मतलब देखा जाए इसमें जो बताया गया है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो आपका ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उसी को बारे में लिखा गया है, जो कि एक प्रकार का महाकाव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। चलिए शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है 38 नंबर में, शुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया है अधिकार दिया है ना, क्या दिया है, अधिकार दिया है, तो भैया अधिकार होगा या अधिकार होगा, क्या बनेगा, तो यहाँ पर छोटी धी होगा ना, धा में जो मात्रा लगेगी छोटी ही लगेगा। यहाँ पर अनुसरण लिखा है और अनुसरण में ये जो आपका सा है ना इसकी जगह ये वाला सा प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका आगामी होता है, मतलब आ में बड़ा होगा, मतलब आपका जवाब हो जाएगा सी। जो अध्ययन लिखा है अध्ययन, ये बिल्कुल जवाब यहाँ पर आपका सही लिखा गया है। क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम होता है। जब कोई चीज आपकी कृत्रिम है, मतलब कृत्रिम मतलब होता है नकली या बोल सकते हैं बनावटी, है ना, क्योंकि ऑप्शन किसी प्रकार से हो सकता है, घुमा सकता है। बनावटी जैसे कृत्रिम होता है, कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, जैसे हम लोग बनाते हैं, और उस बोलते हैं फोटोकॉपी, कह सकते हैं नकली। तो भाई नकली है तो उसका ओरिजिनल क्या होता है, जैसे प्राकृतिक, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। जैसे कोई पत्ता होता है हरा, हम लोग करते हैं कलर लेते हैं, ये कृत्रिम होता है, लेकिन वह नेचुरल जो आपका पत्ता होता है वास्तविक होता है, आपका प्राकृतिक होता है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अनिल और अनल का सही अर्थ आपका कौन सा हो जाएगा। देखो अनिल का मतलब क्या होता है, अनल का मतलब क्या होता है, आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है ना। यहाँ पर देख सकते हैं अनिल मतलब क्या होता है, वायु होती है, क्या वायु होती है, और अनल मतलब होता है यहाँ पर अग्नि होता है। मतलब आपका जवाब यहाँ पर जो बना है वो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि इजराइल में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है जो पूर्व में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लेंगे। तो बताइएगा कि यहाँ पर इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो आपके कौन, मतलब जिन्होंने शपथ यहाँ पर लिया है। तो चलिए क्या उनका ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, ये आपके हैं नाफ्ताली बेनेट। कौन है, नाफ्ताली बेनेट हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लेने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल के खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है जिसने 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये अपनी लाइफ का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब इसने जीता है। नाम क्या है,
तो 52 नंबर में ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नोवाक जोकोविच। कौन है? तो नोवाक जोकोविच है, ऑप्शन आपका ए नंबर। ये 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो चलिए बताइएगा 53 नंबर में, इसको भी हमने आपको बताया था, ये है आपकी बारबोरा क्रिजिकोवा। कौन सी है? तो आपके यहाँ पर 53 का ऑप्शन बनेगा सी, ये आपकी है महिला एकल खिताब जीता है बारबोरा क्रिजिकोवा, यह ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में पोलैंड ओपन में किस भारतीय महिला पहलवान ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो बताइएगा ऐसी कौन सी महिला पहलवान है जो कि 53 वर्ग मतलब किलो वर्ग में इसने स्वर्ण पदक जीता है और ये प्रतियोगिता आपकी पोलैंड ओपन में आपकी हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर विनेश फोगाट। जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विनेश फोगाट है जो कि 53 kg में स्वर्ण पदक जीत दिलाया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर जो कि अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं 1988 खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भी निधन हो चुका है, इनका नाम क्या है? जिनका ये निधन हो चुका है इनका नाम क्या है? 55 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये है डिंको सिंह। डिंको सिंह का निधन हुआ है, ये अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर भी रहे हैं और 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं डिंको सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने देश के लिए सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बताइएगा इंग्लैंड का ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बना दिया है? यहाँ पर जवाब देना है क्रिकेट के प्रेमियों, जितने भी यहाँ पर क्रिकेट देखते हैं सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर जवाब आ रहा है 56 का ऑप्शन कुछ लोगों ने दिया है, यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन है जिन्होंने इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक क्रिकेट खेले हैं, ठीक है ना, वो भी टेस्ट मैच खेले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसके अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने 1000 रुपए अनुदान देने का प्रावधान किया है, मंजूरी दे दी है? तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। क्या है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है ना। यहाँ पर 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने यह मंजूरी दिया है कि जो भी आपके कृषि उपभोक्ता हैं उनको हर महीने 1000 रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर रुपए का मतलब जुर्माना लगाया है ना। यह जुर्माना किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने लगाया है? मतलब कह सकते हैं गूगल पर भी देखो कितने रुपए, तो 26.8 करोड़ डॉलर पर जुर्माना लगाया है और लगाने वाला कौन है? तो आपका फ्रांस ने लगाया। किसने? फ्रांस ने लगाया। याद रखिए ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर फ्रांस ने लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए वर्ष 2022 और 24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो चलिए बताइएगा कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए, या कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए जो चुना गया है वो किसे चुना गया है? जो कि समय दे दिया है 22 से लेकर 24 तक। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर आपके भारत को चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस ग्रह पर वर्ष 2028 से 30 तक के मध्य 2 अभियान भेजेगा? बताइएगा। देखो 28 से लेकर 30 के बीच में 2 अभियान भेजने वाला है ना। और ये आपकी कौन सी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है एजेंसी है नासा। और यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ग्रह है, तो 60 का ऑप्शन भी हो जाएगा शुक्र ग्रह पर। किसमें? शुक्र ग्रह पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि यहाँ पर जीके से रिलेटेड आपके यहाँ पर आ चुके हैं। आप थोड़े से सरल और सस्ते क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन इतने भी सरल आपके नहीं है। कह रहा है गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा है? तो चलिए बताइएगा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा है? चलिए 61 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। ये है आपके ज्योतिबा राय फूले हैं। कौन है? आपके ज्योतिबा राय फूले हैं जो कि आपकी गुलामगिरी पुस्तक लिखा है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? तो चलिए बताइएगा कि अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो कि आपकी 1969 से दिया जाना प्रारंभ हुआ और ये कौन सी संस्था अर्थात किसने देना शुरू किया था? तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा स्वीडिश सेंट्रल बैंक। किसके द्वारा? स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा ये पुरस्कार देना शुरू हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना ये कब बना था? चलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना ये कब बना? आईएमपी क्वेश्चन आपका है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए 63 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका 45, मतलब आपका जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा। 1945 से ही भारत इसका सदस्य रहा है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे यहाँ पर संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन से देश आपके सम्मिलित हैं? देखो दिया संघाई कारपोरेशन संगठन में अर्थात इस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके हैं शामिल है वो आपके कौन कौन शामिल किए गए हैं? तो यहाँ पर चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और आपकी किर्गिस्तान। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए नंबर, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से शामिल हैं तो ये वाले आपके यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? मतलब नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्य हैं आपके कौन कौन से हैं? चलिए बताइएगा। यहाँ पर युग्म दिया है तो इसको भी यहाँ पर याद रखिएगा, है ना, कौन कौन से हैं। चलिए 65 नंबर आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका बी नंबर, कुछ लोग जवाब सी दे रहे हैं। तो देखिए 65 का ऑप्शन जो बनेगा ये आपको कौन सा बन जाएगा? बी नंबर। ये आपके सिक्किम और बिहार है। कौन? सिक्किम और बिहार है, जो इनके पड़ोसी आपके राज्य हैं, ठीक है, जो जुड़े हुए हैं। अगला है, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? बताइएगा। बुशमैन एक जनजाति है। क्या? बुशमैन जो आपकी एक जनजाति है, ये कहां पर आपकी पाई जाती है? तो चलिए यहां पर एक जनजाति है, कहां पर? कालाहारी मरुस्थल, आपने नाम सुना होगा, कालाहारी मरुस्थल, है ना, यहां पर निवास करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका? हो जाएगा आपका डी नंबर, कालाहारी मरुस्थल है। ये कहां पड़ता है? तो आपके अफ्रीका में ही पड़ता है। याद कैसे रहेगा? तो देखो यहां पर बुश मतलब आपका ब्रश, क्या हो गया? बुश मतलब क्या हो गया? ब्रश हो गया। और ब्रश कौन करते हैं? जिनके दांत काले हो जाते हैं। क्या? जिनके दांत काले हो जाते हैं वही पर क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। अर्थात बुशमैन जो आपके हैं, है ना, जो काले आपके हो जाएंगे, कहां पर? कालाहारी हो जाएगा। याद रहेगा ना, ब्रश से याद रखिएगा, कालाहारी। अगला क्वेश्चन दिया है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई, ये आपकी कह सकते हैं कब हुई थी? 67 का ऑप्शन देना है। 67 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर। जवाब बिल्कुल सही है, 1960 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, है ना, ये आपका है, जो कि आपकी 1960 में इसका कह सकते हैं स्थापना आपकी हुई थी। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? आप सभी को पता होगा कि भारत में राष्ट्रीय खेल मनाते हैं 29 अगस्त को, क्योंकि आपके जो हॉकी के जादूगर थे, आपके कौन हॉकी के जादूगर आपके थे, तो कौन से थे आपको जल्दी बताइएगा? मेजर ध्यानचंद, है ना, मेजर ध्यानचंद के जन्मोत्सव पर आपका है 29 अगस्त को यहाँ पर खेल दिवस मनाते हैं, और इसी समय आपके पुरस्कार भी बांटे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, भारतीय संसद का कौन सा सदस्य निम्न सदन कहलाता है? तो बताइए ऐसा कौन सा सदस्य है ना, कौन सा सदन है जिसे निम्न सदन के रूप में हम लोग जानते हैं? तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, लोकसभा। याद रखिए लोकसभा है, ये क्या है? आपकी निम्न सदन है, और जो राज्यसभा है वो आपकी उच्च सदन होती है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? यहाँ पर जो आपका 70 है, इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए 70 का जवाब भी यहाँ पर काफी लोगों ने दिया है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पंजाब। तो भाई इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, सभी को पता है कि आपकी पंजाब को ही 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं? ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी, चेनाब और आपकी झेलम, है ना, इस नदियों का क्षेत्र आपको मिलता है, को दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो जो आज के लिए इतना ही, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करिएगा, जितने लोग जुड़े रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।